वक्त का इंतजार करो जनाब, वादा है आपसे बेहतर और शानदार नजारा दिखाएंगे। No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't. हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। क्या हाल चाल है आप सभी का? तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, हम सभी का बहुत बहुत वेलकम है। क्या हाल चाल है? कैसे हो भाई सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? उदय आईएससी बैच में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, मजामा, एकदम मजामा, एकदम मस्त हो है। क्या बात है? कह रहे सर जब तक दबदबा वाला गाना नहीं सुनाओगे तब तक क्लास नहीं शुरू होगा, ऐसा क्या है? क्या बात है सर? आज तो मैथ्स की क्लास होती है। नहीं बेटा, आज ये वाली क्लास मेरी है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और आपका सैटरडे, ये 3 दिन आपकी क्लास फिजिक्स की है। यस, दबदबा सॉन्ग। चलिए, ग्रेट ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त, और आपकी क्लास के लिए सुपर एक्साइटेड। दबदबा सॉन्ग, अरे भैया सुन लो, अच्छा लो, चलो सुन लो, है सुन लो। दबदबा बना रहेगा। चलिए, भैया भगवान करे कि लाइफ में आप सभी का दबदबा बिल्कुल इसी तरीके से बना रहे। आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में एकदम मचाते रहें, एकदम खिलखिलाते रहें, और फिजिक्स जो है वो भी सीखते रहें। है हाँ, कह रहे सर फिजिक्स जो है वो मस्ती वाला सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स एकदम मस्ती वाला सब्जेक्ट है अगर बात समझ में आ जाए तो। यस, चलिए, तो भैया हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। ये सटकेला सन की समाज में ज्वाइन होने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रिपल एस आर्मी में, या फिर टेलीग्राम ऐप के ऊपर जाकर के सर्च करो फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर, और इस टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए। सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारी काम की चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली हैं आने वाले टाइम में, राइट? यस। सर क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे, यानी कि सरप्राइज टेस्ट जो मैं आपका लेता हूं। हालांकि सरप्राइज ऐसा रह नहीं गया, आपको पता ही होगा, है ना, कि हर क्लास में एक टेस्ट होता है आपका स्टार्टिंग में। जो पिछली वाली क्लास में पढ़ाई हुई चीजें हैं उसका एक हिसाब से समझो रिवीजन होगा। फिर हम लोग एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। एरर का किस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, प्रोपगेशन होता है, अगर टाइम रहा तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं। यस, टिंडा गैंग ओपी। ये टिंडा किसका गैंग है बेटा? है, बताओ। आकर्ष कह रहे हैं सर विशाल मेगा मार्ट बॉडीगार्ड के एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें? क्या मतलब विशाल मेगा मार्ट में बॉडीगार्ड के लिए भी क्या कोई मतलब रिटन एग्जाम या ऐसा कुछ होता है क्या? है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर एरर हमारे सिलेबस में नहीं है। बेटा मैंने आईएससी का सिलेबस चेक किया था, उसमें एक जगह पर लिखा हुआ है एरर एनालिसिस, है ना। तो एरर जो है थोड़ा सा आप लोगों को आना चाहिए, बहुत ज्यादा एरर हमें नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा एरर आना चाहिए। अच्छा, टिंडा, ओके, भारती मैम का गैंग है। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, भारती मैम का गैंग है भाई, क्या बात है। हर्षद कह रहे हैं आई लव यू बेटा, लव यू। टिंडा गैंग ओपी है। सही है, सही है, सही है।
चलिए, तो एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। कह रहे हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस मेजरमेंट इज। यहां पर भैया सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों को बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। सना कह रही है सर जी शायरी सुना दो। बिल्कुल सुनाएंगे बेटा, हाँ बिल्कुल सुनाएंगे। यस सर स्कूल में कटवा दिया है, कोई बात नहीं। अगर देखो स्कूल में कटवा भी दिया गया है तो भी जितना मैं आज पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग सभी लोग पढ़ लें, समझ लें, राइट। ताकि आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाएंगे, जेई में, नीट में, हर जगह बेटा एरर पूछा जाता है। तो एरर एक ऐसी चीज है कि आना चाहिए आपको, है ना। और बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा कोई बहुत टफ टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे ताकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करो, ठीक है जी। हाँ फलक कह रहे हैं सर आप हमसे गुस्सा हो क्या? नहीं बेटा, तुमसे काहे गुस्सा होंगे हम, हैं सर। कामचोर अंशिका हेयर अंशिका भी आ गई है भाई। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहां पर कितने? लेफ्ट वाले जीरो काउंट नहीं करते हैं लेकिन राइट वाला करेंगे भैया। तो ऑल टोटल यहां पे 4 है ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि डिजिट्स हैं यहां पर। बीबी इज राइट। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। 75.39% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है जवाब। सक्षम साहब है यहां पर सबसे आगे, चलो बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे ज्यादा है? चलो सोचो समझो और पूरे 45 सेकेंड्स आपके पास है, फटाफट बेटा जवाब दो। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें से किसके पास है, ये क्वेश्चन है। सर आपका आवाज रोबोटिक लग रहा है, क्या मैं रोबोटिक बोल रहा हूं? बताओ। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया प्रणाम। हाँ ओके। पलक सर को आदत है उल्टा बोलने की, है? मैं क्या उल्टा बोला? ऐसा क्या? अच्छा फलक मैं लड़की हूं, हाँ हाँ जान रहा हूं बेटा। पलक तक चल साथ मेरे, गाना सुना है मैंने भी, हाँ कन्या हो। सर आपको टिंडा पसंद है? बिल्कुल नहीं, ना 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 ना, आप लोग पसंद है, टिंडा नहीं पसंद है। सर यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बेटा? सिग्निफिकेंट यहां पर केवल 1 है, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं सर? 4 हैं, इसमें कितने हैं सर? 1 2 3 4 5, इसमें सर 5 है, 5 है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यानी सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो लास्ट वाले में है, यानी डी ऑप्शन में है। 59% लोगों ने सही किया है, लेकिन बाकी लोगों ने पता नहीं किस खुशी में गलत कर दिया है, भाई साहब। भाई साहब 25% लोगों इस क्लास के 25% लोगों, जरा ये याद करो 10 की पावर वाला जो टर्म होता है बेटा उसका सिग्निफिकेंट फिगर से कोई लेना देना नहीं होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की जब बात किया जाता है तो 10 की पावर वाले टर्म्स को बेटा छोड़ दिया जाता है, राइट है ना, उसको छोड़ दिया जाता है। काहे गलत कर दिया बेटा तुमने, हैं? इसका मतलब पुराना रिवाइज करके नहीं आए हो, बताओ नॉटी बॉय, पुराना रिवाइज करके आप लोग नहीं आए हैं। 25% लोगों पुराना रिवाइज करके नहीं आए हो तुम लोग, कामचोरो है। सर माई पोल इज नॉट वर्किंग। अरे टेंशन न लो, तुम लाइव चैट में आंसर दे दिया करो, है। चलो अगला क्वेश्चन। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। ये नीट के एग्जाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे कह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 9.99 में से 0.0099 मीटर अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आखिर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा। और ये नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूरे 30 सेकेंड्स आपके पास है। नीट एग्जामिनेशन। समीक्षा नायर दुखी हो रही हैं, काहे दुखी हो रहे हो बेटा, बताओ। चलो फटाफट जवाब दो भाई, फटाफट जवाब दो। 9.99 मीटर, 9.99 मीटर में से
0.0099 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से घटाना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2। यानी इन दोनों में से जिसमें मिनिमम हो। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट की बात करेंगे तो केवल थर्ड वाला ऑप्शन है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट की बात की गई है। 30% लोगों ने यह क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है, 30% लोगों ने सही किया है, बाकी लोगों ने गलत कर दिया है। देखो, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों की ये पहली क्लास होगी, तो मैं उन सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग ना स्टार्टिंग से जो आपके 4 लेक्चर्स छूट गए हैं उनको भी बेटा जल्दी से जल्दी कवर करो, है ना। और हमेशा आगे वाली क्लास में, यानी आज की क्लास में आए हो तो एटलीस्ट पिछली वाली आपको आज की क्लास में आना है, क्योंकि ये फिजिक्स है, यहां पर हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। और क्योंकि मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाता हूं तो आप लोगों को इस चीज में फिर दिक्कत आएगी, है ना। फलक कह रहे सर मिसक्लिक हो गया। सर आप बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। है अलाना, इन्होंने भी कहा मिसक्लिक हो गया। कैसे तुम लोग इतना मिसक्लिक कर देते हो? तुम पाकिस्तान से काहे इंस्पायर हो रहे हो इतना? है हाँ, मिसाइल उड़ाई थी, पता चला यहां से उड़ाई, अपने ही घर में आके दग गई वापस। ऐसा तुम लोग कैसे कर लेते हो बताओ? सर टाइम नहीं मिला। अगली बार टेंशन ना लो, 3-4 घंटे का टाइम देंगे हम। तो बेटा इसमें से इसको जो है सब्ट्रैक्ट करना है पहले, राइट। और डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट तक का आंसर हमें देना है। तो डेसिमल के बाद जब 2 डिजिट की बात करेंगे तो भाई केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं था। अगर तुम्हें रूल पता है तो बस तुम सीधे सीधे आंसर करते, है ना। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, तो मिनिमम है 2 डिजिट। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होना चाहिए, राइट। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट 0.2 जूल फ्रॉम 5.27 जूल। अब ध्यान से समझना, 5.27 जूल है, इसमें से 0.2 जूल आपको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बेटा आंसर देना है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, सोचो समझो और जवाब दो। चलो सोचो समझो और जवाब दो फटाफट। अंशिका का सही था, चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मोहम्मद हमजा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप रोनाल्डो को जानते हैं? हाँ हमारे पड़ोसी हैं। यस यस, पड़ोसी का नाम है, सुबह शाम मुलाकात हो जाती है। हाँ तो बेटा 5.27 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको मैं घटाऊंगा फटाफट और आप आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। प्रज्ञा ने कहा सर इट्स माई फर्स्ट क्लास, तो प्रज्ञा बहुत बहुत वेलकम है आपका इस क्लास में। लेकिन पिछली क्लास प्रज्ञा बेटा जरूर कवर कर लेना, है ना। पिछली क्लासेस कवर कर लोगे तो ये सब बहुत मस्ती से बहुत बढ़िया तुम्हें समझ में आएगा हर एक चीज। यस सर पोल नहीं आया क्योंकि तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क बेटा कम है, इसलिए पोल नहीं पहुंच रहा है। फिलहाल इसमें से इसको जब आप घटाएंगे तो ऑब्वियस है जो वैल्यू आएगी वो 5.07 के आसपास आनी चाहिए। बट क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट की बात हो रही है ना, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो कम डिजिट इसी में है, तो हमें भी आंसर में डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट देना है। तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और ये 5.1 बन जाएगा। तो 5.1 जूल जैसा आंसर हमारे पास एक ही है, फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल ई का होगा। भैया हमारे पोल ने किसी का उत्तर नहीं लिया है, इस बार लग रहा है किसका नेटवर्क कम हो गया भैया, है बाकी सब तो चल रहा है। सर शॉर्ट आउट दे दो है सक्षम भैया को। सर प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन में डाउट है जो आपने क्वेश्चन दिया था। अच्छा सर नूतन की बुक में कट करवा रखा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। टाइम टेबल देखने कहां मिलेगा, मुझे पूरा ब्लैंक दिख रहा है। अच्छा बेटा चलिए, अब कोई बात नहीं, पोल नहीं चला तो कोई बात नहीं, अगले में हम लोग देखते हैं, है ना। हाँ अगले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, आफ्टर राउंड ऑफ द नंबर 4, 6 to 1 टू सिग्निफिकेंट डिजिट द वैल्यू बिकम्स। आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक रखने हैं, है ना, और राउंड ऑफ केवल करना है। आइए देखते हैं भैया क्या आंसर आता है।
इस बार चल जाना बेटा पोल तुम, है चल जाना जल्दी से इस बार तुम। हाँ जी, तन्मय @पांडे जी, टीचर्स ने मेरे साथ प्रैंक किया था, क्लास में फर्स्ट पोजीशन। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर, आज आप बदमाश लग रहे हैं। ऐसा क्या, क्या मैं बदमाश लग रहा हूं? हैं? बता बेटा, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट रखने हैं आपको, यानी कि लास्ट का जो 21 है इसको राउंड ऑफ करना है। 21 क्योंकि 50 से कम है तो इसको बिल्कुल गोली मार देंगे हम लोग, और हमारा आंसर सीधे सीधे निकल आएगा 4600। यही नंबर अगर 50 से बड़ा अगर 51 भी होता तो हम इसको 4700 कर देते आंसर में। अभी क्योंकि वो 21 है और 21 50 से छोटा है तो उसको सीधे सीधे इग्नोर करेंगे, 4600 हमारा आंसर होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 86% से ज्यादा बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। विकसित सक्सेना साहब जो है सबसे पहले आंसर दिए हैं। अगला, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर 1013 इज। हालांकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताया नहीं है, बट आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो जिन बच्चों को आता हो वो लोग इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है ना। चलो बताओ, सबसे पहले इसको 10 की पावर में बेटा, हाँ 10 की पावर में इसको पहले आप कन्वर्ट करो। 1013 जो है अगर 10 की पावर में लिखेंगे, है ना, साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1.013 इंटू 10 की पावर 3। अब आपको यहां पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हियर? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अंसारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है 10 की पावर में जो टर्म आ रहा है। अब तो समझ गए, 10 की पावर में जो टर्म आ रहा है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता है वो टेंशन ना ले, जब मैं आगे बता दूंगा सिखा दूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल समझ लो 10 की पावर वाला टर्म आपको बताना है। 10 की पावर में यहां पे क्या आने वाला था 3, इसलिए 3 यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। 35% से ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही किया है। ईशा ने सबसे पहले सही किया है, बहुत बढ़िया बेटा। जब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो जो 10 की पावर में टर्म होता है ना, उसके बारे में देखते हैं कि वो कितना होगा 10 की पावर वाला टर्म, राइट। तो 10 की पावर वाला टर्म यहां पे 3 है, इसलिए हमने 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख दिया। हालांकि अभी आगे आपको सिखाएंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अक्षरा कह रही सर मिसक्लिक हो गया। बेटा ऐसे कैसे तुम लोग मिसक्लिक कर देते हो यार, गलत बात है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है फिर से वही डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन में मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिखाया है ना। तो उसी पर बेस्ड ये एक क्वेश्चन है। एआईपीएमटी का एग्जाम होता था, नीट का एग्जाम समझ लो, 2006 में एआईपीएमटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू हमें दिया जा रहा है बेटा AT प्लस B अपॉन T प्लस C, जहां पे T टाइम है। तो हमसे कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ A, B एंड C आर रिस्पेक्टिवली। आपको A, B और C इन तीनों के डायमेंशन के बारे में बताना है। इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A, B एंड C? पूरे 45 सेकेंड आपके पास है। क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो चुका है तो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सर ये डीपीपी में भी दिया है आपने? हाँ दिया होगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर आपको सीधे सीधे बताना है भाई, एआईपीएमटी के एग्जाम में आया हुआ PYQ है ये। देखते हैं कितने बच्चे डायमेंशन को समझ गए। यस, अगर बेटा टाइम प्लस C लिखा हुआ है, यानी कि टाइम में अगर हमने C को ऐड किया है तो जो डायमेंशन टाइम का रहा होगा वही सेम डायमेंशन C का भी होना चाहिए, राइट। C का डायमेंशन वही होना चाहिए जो टाइम का डायमेंशन होता है। केवल इतना ही अगर देख लो, है ना। फलक कह रही है सर कल भारती मैम से बहुत डांट पड़ी। भारती मैम तो ऑलरेडी इतनी सीधी सादी है यार, कैसे तुम्हें डांट दिया मैम ने, है?
तुम लोगों ने पक्का शैतानी की होगी कुछ ना कुछ। तो बेटा सी यानी कि डायमेंशन ऑफ एबीसी, सी का देखो केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर टाइम दिया हुआ है, चेक कर लो, कुछ देखना ही नहीं है भाई। एआईपीएमटी के एग्जाम में देखो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी नीट का दिखाया था, ये देखो, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस एकदम हलवा आते हैं, एकदम आसान आते हैं, और अगर आपने वो क्वेश्चंस 100% सही कर दिए, यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे पहला ट्रिक आपको दे रहा हूं क्या है, सबसे पहला टिप दे रहा हूं, समझ लो टिप क्या है कि जो इजी वाले क्वेश्चंस हैं उनको ढूंढना है और सबसे पहले उनको सॉल्व करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। अगर बेटा T+C लिखा है, इसका मतलब जो डायमेंशन टाइम का होता है वही सेम डायमेंशन C का भी होगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें C का डायमेंशन T दिया है। बस देखते ही टिक मारो, बाकी दोनों हमें देखने ही नहीं है, देखना ही नहीं है, बोलो यार, देखना ही नहीं है, राइट। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। 75% से ज्यादा बच्चे इस बात को समझ गए, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। सक्षम ने यहां पर फिर से सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, ठीक है। कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी मैम, कोई बात नहीं, होता है, होता है, हाँ है नालायक ऐसा था क्या, नालायक हो। तो भैया ए का डायमेंशन अगर आपको बताना है तो समझ लो जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन एटी का होना चाहिए। तो टी का डायमेंशन तो टाइम होता है, राइट भाई, जो डायमेंशन एटी का है वही डायमेंशन वेलोसिटी का होना चाहिए। वेलोसिटी का कितना होता है बेटा, LT-1। तो इसका अगर LT-1 है, इसका ए है, इसका टी है, तो यहां से ए का डायमेंशन निकल कर आ जाएगा, दैट इज LT-2। ए का डायमेंशन आ गया LT-2, ये सी का डायमेंशन टी के बराबर है। अब बी का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, कैसे, जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा वही डायमेंशन बी अपॉन T+C, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो इसका डायमेंशन टी हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1, बी का डायमेंशन बी रखेंगे, टाइम का टी होता है, इस टी को इधर ले आएंगे तो बी का डायमेंशन आ जाएगा बेटा एल के बराबर, राइट। बी का डायमेंशन आ जाएगा किसके बराबर, एल के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या, यस, चलो ग्रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि भाई अल्फा जो है वो f अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी के बराबर है। f फोर्स है, v वेलोसिटी है, t टाइम है। अल्फा और बीटा दो अलग अलग कांस्टेंट्स हैं। हमसे पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा इन दोनों के डायमेंशन को आपको बताना है। लिखा हुआ है अल्फा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर साइन बीटा टी, साइन बीटा टी। आपको अल्फा और बीटा इन दोनों का डायमेंशन बताना है, अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशन बताना है। सोच समझ लो एंड देन आंसर इट। सोचो समझो और फिर आंसर करो। अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशन बेटा आप लोगों को बताना है। सोच समझकर इस क्वेश्चन को करना। लाइव चैट मैंने बंद कर दिया है, पोल अभी आपको मैं दे रहा हूं, तब तक सोचो इसमें क्या करना है क्वेश्चन को। हिंट मैं दे सकता हूं आपको, साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि अंदर जो एंगल थीटा दिया हुआ है दैट थीटा इज डायमेंशन लेस। यानी यहां पर बीटा टी की बात करें तो ये जो बीटा टी है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए बेटा। अब इससे सोचो बीटा का डायमेंशन क्या होगा। सिमिलरली अल्फा का जो डायमेंशन है वो एफ अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो फटाफट सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पूरे 45 सेकेंड्स हैं, सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करिए सभी लोग। मैं भी सॉल्व करता हूं भाई। जो बीटा टी की बात करें तो जो बीटा इंटू टी यानी टाइम का डायमेंशन दैट शुड बी डायमेंशन लेस, यानी m0 l0 t0। तो यहां से बीटा का डायमेंशन निकल करके आ गया t-1, ये बीटा का डायमेंशन है। तो ये और ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे बीटा का डायमेंशन t के बराबर है।
बट हमें क्या चाहिए, टी की पावर में -1 चाहिए। अब अल्फा का डायमेंशन निकालो। डायमेंशन ऑफ अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स यानी कि mlt-2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का होता है बेटा lt-1 और उसका भी क्या करना है, स्क्वायर। तो ये तुम्हारा बन जाएगा mlt-2 और ये बन जाएगा l2t-2, l2t-2, राइट। तो t-2 कैंसिल होगा एंड दैट विल बिकम ml-1। तो ml-1 वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन है। 54% से ज्यादा बच्चों ने बिल्कुल सही किया है, लेकिन काफी बच्चों ने इसको गलत कर दिया है। ओम सावंत है, इन्होंने बिल्कुल सही किया और सबसे पहले सही किया। अब मेरे प्यारे बच्चों फटाफट सभी लोग एक बार जरा हार्ट स्पैम कर दो, है ना, SSOP लिख दो। अगर आपको समझ में आ रहा है, तुमने गलत कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने समझाया अगर ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर एक्सप्लेनेशन मुझे एकदम क्लियर है, कंसेप्ट मुझे इसका एकदम क्लियर है, तो फटाफट लाइव चैट में SSOP लिख दो सभी लोग, या फिर हार्ट स्पैम कर दो, जो भी आप लिखना चाहो। फटाफट बताओ, क्या ये समझ में आ गया आपको? क्या ये समझ में आ गया आपको? अब तो क्लियर है ना? क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। तो बेटा देखो, मैं इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बार बार इसीलिए करा रहा हूं। अब ये कंसेप्ट सोचो, ये कंसेप्ट वो है जो हम लोगों ने मतलब लेक्चर 2 में किया था। डायमेंशन वाली बात लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में हम लोगों ने किया था। उसके क्वेश्चन हम लोग अभी तक कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि आपको पिछली चीजें भी रिवाइज होती रहें, आपके दिमाग में पिछली चीजें भी बनी रहें, है ना। तो आपका भी ये काम है कि आप रेगुलर बेसिस पर अपने पुरानी चीजों का रिवीजन करते रहें। और मेरी तरफ से एक सजेशन है, आप में से जो बच्चा एकदम टॉपर बनना चाहता है, प्रो बनना चाहता है ना, जिसको बोलते हैं टॉपर, मेरे हिसाब से वो है जो बोर्ड्स में भी टॉप करेगा, 12th में भी करेगा, 11th में भी करेगा, जेई में भी सेलेक्ट हो जाएगा, या नीट देगा तो उसमें सेलेक्ट हो जाएगा, या सीयूईटी, एनडीए, मतलब वो हर जगह पर अपने को अव्वल रखेगा। अगर आप उस लेवल पर बनना चाहते हो तो मेरी तरफ से एक आपको समझो एक गुरु मंत्र है। वो गुरु मंत्र ये है कि आपको डेली रिवीजन करना है शुरू से लेकर, यानी कि जो पहले लेक्चर में पढ़ाया था वहां से रिवाइज करना शुरू करना है, और 5वें लेक्चर तक आज जितना पढ़ा देंगे वो सब रिवीजन आपको डेली डेली करना है। 6वीं क्लास जब हो जाएगी तो फिर 6वें लेक्चर तक रिवीजन करना है। लेकिन रिवीजन कैसे होता है? आपने अपनी रजिस्टर तो आप बना ही रहे होंगे, जहां पे आप नोट्स बना रहे होंगे, नोट्स को ओपन करो, ठीक है, वहां से उसको जो है पूरा का पूरा पढ़ना शुरू कर दो। अगर पहले दिन आज से मान लो अगर आप शुरू करते हो, अगर ये 5 लेक्चर में जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं इसको पढ़ने में अगर तुम्हें आज 2 घंटे लगेंगे, है ना, 2 घंटे अगर आज तुम्हें लगेंगे, सिर्फ पढ़ना है, समझ लेना चीजों को धड़-धड़, और फिर सिर्फ रीडिंग कर लेनी कि सर ने क्या क्या पढ़ाया है, किसका क्या क्या उन्होंने सोल्यूशन कैसे करवाया है, ठीक है। आज 2 घंटे लग रहे हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूं बेटा, जब कल सेम चीज को रिवाइज करोगे तो तुम्हें 1.5 घंटे लगेंगे। परसों सेम चीज को रिवाइज करोगे तो 1 घंटा लगेगा। उसके अगले दिन सेम चीज को रिवीजन में 45 मिनट लगेगा। फिर एक दिन अगले दिन जब रिवाइज करोगे तो यही तुम्हें 30 मिनट लगेगा। और ऐसे करते करते 10 से 12 दिन 15 दिन के बाद एक टाइम आएगा कि तुम्हें ये सब रटा होगा, जितना समझाया है, पढ़ाया है, जितने क्वेश्चंस कराए हैं, ये सारी की सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में जाकर एकदम स्टोर हो जाएंगी। क्लियर है? तो आप लोग इस तरह से इस गुरु मंत्र को फॉलो करो, आज से शुरू करो टोटल रिवीजन फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट। ये चीज अगर आपने इस बार क्रैक कर लिया ना भाई, तो मैं गारंटी ले रहा हूं मजा आ जाएगा। लेकिन इस चीज को शुरू करने का तरीका अभी से ही है। आज से शुरू कर दिया तो कर सकते हो, लेकिन अभी तुम सोचो कि 2 चैप्टर हो जाए उसके बाद तुम फिर शुरू से करो, वो नहीं हो पाएगा फिर तुमसे, फिर देर हो जाएगी। आज से अगर करना शुरू कर दिया तो कर ले जाओगे, राइट। तो बेटा उसको शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सरप्राइज टेस्ट, जिसमें देखते हैं सबसे आगे कौन है भैया, है सबसे आगे कौन है अभी इसमें। तो रैंकिंग में सबसे आगे है अनुश्री खंडवाल, फिर शुभी, अधिका, कुशाग्र, दिव्या, ये क्या नाम है, कशन अली और प्रकृति। ये बच्चे हैं जिनके 7 में से 7 क्वेश्चन सही है। कन्याओं का दबदबा है भाई, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, है ना, और ये भी। तो भैया कन्याओं का दबदबा है यहां पर, प्रकृति भी है, फिर शुभदीप है, अथर्व है, राहिल है। इन लोगों के 7 में से 6 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो सरप्राइज टेस्ट के असली विजेता हैं ये टॉप 7 स्टूडेंट्स, जिनके 7 में से 7
क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं, तो भाई एक बार हार्ट स्पैम हो जाए इन सातों के लिए। बाकी लोगों के भी ठीक है, बाकी लोग भी टॉप 10 में हैं, लेकिन इन्होंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है। ये जो टॉप 7 स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एक बार हार्ट स्पैम बनता है भाई। इन सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है क्योंकि इनके सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही हैं। और आप सभी से भी यही कहेंगे यार, थोड़ा सा है ना, थोड़ा रिवाइज करके आओगे तो तुम्हें भी इस टेस्ट में मजा आएगा। तुम भी जब क्वेश्चन सही करोगे ना लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, तो तुमको भी एक किक मिलेगी अंदर से कि नहीं यार मजा आ गया भाई, 7 में 7 क्वेश्चंस हमारे सही हैं। चलो, आकर्ष कह रहे हैं उनकी 43 रैंक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एरर एनालिसिस वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जिन बच्चों के स्कूल में पढ़ाया गया है बहुत अच्छी बात है, मैं भी पढ़ा रहा हूं। जिनके यहां नहीं पढ़ाया गया है उन लोगों को मैं बता दूं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। स्कूल में छोड़ दिया कोई बात नहीं, बट आईएससी के सिलेबस में जब देखोगे जाकर तो उसमें लिखा हुआ है एरर एनालिसिस, आपके सिलेबस में है, तो आपको ये टॉपिक जो है यार आना चाहिए। ठीक है, स्कूल के लिए ना सही कोई बात नहीं, मत पढ़ो स्कूल के लिए, बट आप इसको पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, उन एग्जाम्स में तो पूछा जाएगा। एनडीए का एग्जाम दोगे उसमें तो पूछा जाएगा, सीवीटी का एग्जाम जब दोगे तो उसमें तो पूछा जाएगा, वहां नहीं छोड़ पाओगे बेटा, है ना। आज 11th में अगर तुमने एरर पूरी तरीके से छोड़ दिया तो फिर क्लास 12th में के बाद जब कोई भी एग्जाम वगैरह देने बैठोगे और वहां एरर का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें मजबूरन उसको छोड़ना पड़ेगा। और टॉपिक एकदम रद्दी सा है, बहुत आसान सा टॉपिक है, आज ही तुम्हें टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आप बस चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्लियर है जी? चलो, लाइव चैट में बंद कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बातों को बेटा सुनना। चलो, अब बात आई सर एरर एनालिसिस क्या होता है। देखो, चैप्टर का नाम क्या था, यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोगों ने यूनिट के बारे में पढ़ा, अब आज हम लोग मेजरमेंट के बारे में भी थोड़ा मोड़ा हमने सीख लिया। हालांकि मेजरमेंट जब हम करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें क्या होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमने बेसिक सीख ली हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कि सर मेजरमेंट जब हम किसी भी चीज का करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गलती होने के भी चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो साइंस ये बात मानता है कि अगर टू एरर इज ह्यूमन, ये कहावत भी कही जाती है कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। इंसान जहां भी होगा वो गलती करेगा ही करेगा, चाहे आप बच्चे हो, चाहे हम बड़े हो, या कोई बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सभी से कुछ ना कुछ गलतियां जीवन भर होती ही रहती हैं, राइट। लेकिन एक चीज है गलती और एक चीज है पाप। तो जब बात एरर की आती है, यानी कि गलतियों की आती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन एज अ साइंस स्टूडेंट हमारा यह है कि सर मैक्सिमम कितनी गलती अलाउड है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में आगे हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड रहेंगे, हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड रहेंगे मैक्सिमम अलाउड एरर में। मैक्सिमम अलाउड एरर में मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो इसी चीज में आएगा कि सर मैक्सिमम हम कितना एरर कर सकते हैं, मैक्सिमम अलाउड एरर कितना है सर, या इसी को मैक्सिमम परमिसिबल एरर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी इस पूरे डिस्कशन में हम यही चीज बार बार निकालने की कोशिश करेंगे कि सर मैक्सिमम कितना एरर अलाउड है, राइट। देखो, मिनिमम एरर कितना अलाउड है ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। अगर मैं किसी भी टीचर से जाके पूछूं सर मिनिमम में कितनी गलती कर सकता हूं, तो खट से बोलेगा अबे गलती करनी ही क्यों है, मत कर गलती, पूरा पूरा सही कर, है ना। तो यानी मिनिमम कितना एरर अलाउड है ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो हमें क्या पूछना चाहिए कि हमें पूछना चाहिए सर मैं मैक्सिमम कितना एरर कर सकता हूं। तो बोलेगा कि बेटा देखो ऐसा है, 2% का एरर करोगे तो वहां तक मैं नंबर नहीं काटूंगा, लेकिन उससे ज्यादा एरर करोगे तो भाई मैं नंबर काटूंगा। अब तुमने पता चला 50% का एरर कर दिया, आंसर निकालना था 10, तुम निकाल के आए 15, तो अब वो टीचर काट के क्या थमाएगा, 0 थमाएगा, क्योंकि ये गलती नहीं है, ये पाप हो गया, ये पाप हो गया, दिस इज नॉट अलाउड। गलती और पाप में एक डिफरेंस है ना, गलती और पाप में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, कि कोई आते जाते हमसे हल्का टकरा गया तो हमने बोला सॉरी सॉरी सॉरी, तो अगला मान गया। लेकिन अब आते जाते कोई सामने से आ रहा है, मार दो एक झापड़ उसको, तो ये क्या है, ये पाप है। अब तुमने मार दिया तो वो भी मारेगा, बात समझ में आई, उसको वो माफी नहीं देगा। तो एरर का मतलब उतना मिस्टेक जिसको हम साइंस में अलाउड मान लें कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, है ना, ये चीज हमको यहां पर सीखनी है। तो कह रहे हैं एवरी मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट। जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं बेटा, वहां पर 2 चीजें अपना मेन रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला किस इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हो, दूसरा कौन नाप रहा है ना, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो, और वो पर्सन कौन है जो मेजरमेंट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है जो गलती कर दे।
ठीक है ना। तो मेजरमेंट कौन कर रहा है और किस इंस्ट्रूमेंट से कर रहा है, ये दोनों लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मेजरमेंट में। अब यहां पर दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, सबसे पहला है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रिसीजन। इन दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। सर एक्यूरेसी का मतलब क्या है, मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ा सा हिंट दिया था। एक्यूरेसी का मतलब होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है वो जितना कम होगा, यानी एरर जितना कम होगा, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। मान लो हमें मेजर करना था 5.6 सेंटीमीटर। अब कोई बच्चा आया, उसने मेजर किया है 5.4 सेंटीमीटर। दूसरा कोई बच्चा आया, उसने मेजर किया है 5.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस डेटा को भाई एनालाइज करो, है ना, डेटा को एनालाइज करो, ये जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू मतलब जो आंसर आना चाहिए था, ये एग्जैक्ट आंसर है, जो सही आंसर है, दिस इज ट्रू वैल्यू। और ये कौन सी है, ये मेजर्ड वैल्यू है, जो वो बच्चा नाप के आया है ना, बच्चे ने जो मेजरमेंट किया है। तो दिस इज मेजर्ड वैल्यू एंड दिस वन इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब एक्यूरेट वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू माना जाता है। तो नापना था 5.6 सेंटीमीटर, बट इस बच्चे ने नापा है 5.4 और इसने नापा है 5.5। तो अगर मैं एरर की बात करूं, अब यहां पर हम लोग मेजरमेंट किसका करेंगे, एरर का। एरर का बेटा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। एरर का सिंपल सा मतलब होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरर। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एरर। अब सोचो ट्रू वैल्यू ये है, मेजर्ड वैल्यू ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर एरर कितने का हुआ, 0.2 सेंटीमीटर का, 0.2 का। यहां पर इस वाले केस में एरर कितना हुआ सर, यहां पर एरर हुआ 0.1 सेंटीमीटर का। तो सीधी सी बात क्या है कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। जितना ज्यादा एरर होगा एक्यूरेसी उतनी कम होगी। तो ये वाला जो रीडिंग है दिस इज लेस एक्यूरेट, इसकी एक्यूरेसी जो है ना कम है, बट दिस इज मोर एक्यूरेट, इसकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा है क्योंकि इसमें जो एरर था वो हमारा कम है। तो अगर एरर कम है तो एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी, एरर ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। आई होप ये वाला पॉइंट तुम्हें सीधा सीधा समझ में आया होगा। ये सबसे पहली चीज मैंने डिस्कशन आपके साथ किया है, किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए। तो एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। जितना ज्यादा एरर होगा बेटा, एक्यूरेसी की जो वैल्यू है वो उतनी ही ज्यादा कम हो जाती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। ठीक है जी। अब आया सर दूसरा टर्म हमारे पास, प्रिसीजन। क्या चीज है सर, प्रिसीजन को हम लोग कैसे समझेंगे सर? बेटा प्रिसीजन जो होता है इसका लेना देना होता है इंस्ट्रूमेंट से। प्रिसीजन जो है, दिस टर्म इज रिलेटेड विद द इंस्ट्रूमेंट। इसका लेना देना किसके साथ है, इंस्ट्रूमेंट के साथ है, इंस्ट्रूमेंट के साथ है। इसका लेना देना इंस्ट्रूमेंट के साथ है। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट किया जा सकता है उसको कहा जाता है लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम चीज मेजर की जा सकती है, मिनिमम क्वांटिटी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है उससे लेना देना होता है प्रिसीजन का। सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा और समझाइए। बेटा देखो, जैसे कोई भी घड़ी मिनिमम कितना टाइम मेजर कर पाती है, जो नॉर्मल घड़ियां होती हैं मिनिमम कितना टाइम ये मेजर, तो लीस्ट काउंट ऑफ वॉच। अगर मैं किसी घड़ी की बात करूं मिनिमम कितना ये मेजरमेंट कर पाती है, तो सर ये मिनिमम 1 सेकेंड नाप सकती है। कोई भी घड़ी मिनिमम कितना नाप पा रही है, 1 सेकेंड। तो उस घड़ी का लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 सेकेंड, राइट। किसी भी नॉर्मल स्केल की बात करो, जो स्केल आप लोग अपनी पढ़ाई के दौरान यूज करते हो, वो स्केल मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है बेटा? तो आप लोग भी कहेंगे सर स्केल से मिनिमम हम 1 mm का मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 mm है ना, नॉर्मल स्केल है तो उससे हमने कितना मेजरमेंट किया, मिनिमम 1 mm के बराबर। तो ये उसका क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया।
लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का सिंपल मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ मेजरमेंट दैट कैन बी डन बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। हालांकि ये चीज आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 9th में रेडियंट में भी मैंने ये चीजें आप लोगों को बेसिक पढ़ा रखी हैं। बट क्योंकि 11th क्लास है, यहां पर बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। 11th की क्लास में कोई भी ऐसी चीज जो 9th में तुमने पढ़ रखी है, 10th में पढ़ रखी है, मैं हर चीज को डिटेल में ही समझाऊंगा। बट आपको समझना है, ये आपका काम है। आप अगर समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा मेरी क्लास में, ये मेरी गारंटी है, राइट। तुम्हें हर एक चीज यहां पर फील आएगा, समझ में आएगा। तो मैंने क्या बताया कि जो प्रिसीजन होता है उसका लेना देना इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से होता है। अब जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसका प्रिसीजन उतना ज्यादा होगा, राइट। तो प्रिसीजन is inversely proportional to the least count of instrument। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसका जो मेजरमेंट होगा वो उतना ही ज्यादा प्रिसाइज्ड होगा, उतना ही ज्यादा प्रिसाइज्ड होगा। जैसे 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 एग्जाम्पल दे रहा हूं तुम्हें, एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेजर करना था 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज ट्रू वैल्यू एंड दिस वन इज मेजर्ड वैल्यू। मेजरमेंट करना था 5.6 सेंटीमीटर का। एक बच्चे ने मेजरमेंट किया है 5.60 सेंटीमीटर, दूसरे ने मेजरमेंट किया है 5.600 सेंटीमीटर, और एक बच्चे ने सीधे सीधे मेजरमेंट कर दिया है 5.6 सेंटीमीटर। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यार इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट किसका है, विच वन इज मोस्ट प्रिसाइज, है ना, सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट किसका है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर सबसे ज्यादा प्रिसीजन अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज ये है ना। तो इसका जो क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रिसाइज्ड मेजरमेंट अगर कोई है तो वो 5.600 वाला है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने ज्यादा डिजिट होते हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट उतना ही ज्यादा कम रहा होगा, उतना ही ज्यादा कम रहा होगा। तो प्रिसीजन का मतलब आप क्या समझ सकते हो, प्रिसीजन का मतलब आप समझ सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट रखा है, किसी बच्चे ने 2 नापा है, किसी ने 3 नापा है, ठीक है। तो जिस बच्चे ने डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तक मेजरमेंट किया है उसका रिजल्ट ज्यादा प्रिसाइज होता है, ज्यादा प्रिसाइज होता है। देखो करेक्ट तो सभी का है बेटा, करेक्ट तो सभी का है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर एरर की बात करोगे तो 0 एरर, 0 एरर, 0 एरर, इन तीनों ही मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है। बट प्रिसीजन की बात अगर मैं करूं तो ये वाला जो मेजरमेंट है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड है, इसका जो प्रिसीजन है वो सबसे ज्यादा है। अब कुछ एक बच्चों के मन में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे, सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, प्रिसीजन थोड़ा सा और समझाओ। तो आ जाओ, तुम्हें प्रिसीजन के और ज्यादा डेप्थ में मैं लेकर के चलता हूं। क्लियर है? समीक्षा ने भी देखो पूछ दिया सर प्रिसीजन एक बार और बता दो। मुझे पता है बच्चे क्या पूछेंगे है तो मैं लेकर के आया हूं, परेशान मत हो, और डिटेल में तुम्हें लेकर चलता हूं। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूरेसी के बारे में एक बार फिर से तुमसे। इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एक्यूरेसी क्या दिखाती है? एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स क्लोजनेस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जितना ज्यादा क्लोजनेस होगा, यानी एरर जितना कम होगा, एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। सो इट इंडिकेट्स द रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एरर्स। ये क्या इंडिकेट करता है? सो इट इंडिकेट्स रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम एरर्स। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। ठीक है जी। अब यहां पर मैं थोड़ा प्रिसीजन के बारे में आपसे बात करता हूं। ये क्या दिख रहा है आप सभी को? एक नॉर्मल स्केल। आप सभी लोग जो नॉर्मल स्केल यूज करते हो, है ना, आप लोग जो एक नॉर्मल स्केल जो अपने
पढ़ाई के दौरान आप लोग जो एक स्केल यूज करते हो मेरे प्यारे बच्चों, वो इस तरह का स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर लेंथ का स्केल होता है, देख लो यही वाला होता है। और नीचे सर जो डायग्राम है, नीचे इसी वाले स्केल को मैंने थोड़ा सा और खींच करके थोड़ा सा ऐसा डायग्राम दिखाया है, 0 से लेके 7 सेंटीमीटर तक का मैंने शो किया। ठीक है, अब मान लो बेटा मैंने तुमको एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और मैंने क्वेश्चन दिया कि यार तुमको अपनी कॉपी में 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप बहुत सिंपली उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बोलो सिंपली आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 0 से मैं शुरू करूंगा और 5.6 का मतलब सर 5.5 ये है, 5.6 ये है सर। ये जो लाइन है सर ये हमारी बिल्कुल सही लाइन है और इस लाइन की जो लेंथ है सर वो हमारी 5.6 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि देखो 0 से शुरुआत है और 5.5 यहां था, ये हो गया हमारा 5.6, तो सर 5.6 हो गया यहां तक। यानी इस स्केल से 5.6 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट आराम से किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर मैं तुम्हें बोल दूं कि बेटा मेरे को तो 5.63 सेंटीमीटर ड्रॉ करके दिखा दो। अब यहां पर लोचा शुरू हुआ, 5.63 सेंटीमीटर जब बात आ गई तो अब वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा भी लगाएगा दिमाग, कहेगा सर हम भी कोई कम कलाकार नहीं है सर, आप कलाकार तो हम आपसे ज्यादा कलाकार। बच्चा कहेगा कि सर 0 से मैं फिर से नापूंगा। अब ध्यान से देखना, देखो इस स्केल में 5 यहां पर आ रहा है तो ऑब्वियसली यहां तक जाएगा, है ना, मैं बना के दिखा रहा हूं। तो ये रहा देखो 5.5, बोलो यार ध्यान से देखो, ये क्या रहा, ये रहा 5.5 और ये रहा 5.6। हमें क्या बनाना है 5.63। बहुत ध्यान से समझना, वो बच्चा क्या दिमाग लगाएगा, वो कहेगा यार कि 5.6 यहां होता है, 5.7 यहां पर है, तो 5.63 की बात सब जब करना होगा थोड़ा सा बड़ा कर देगा। अरे यार बात को ध्यान से समझो, ये रहा 5, ये रहा 5.5, है ना जी, ये रहा हमारा 5.6, ये रहा हमारा 5.7। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं 5.63 ड्रॉ करना है तो तुम क्या करोगे? पहला तो तुम आंसर ये दोगे कि सर इस वाले स्केल से नापा ही नहीं जा सकता, ये सबसे बेस्ट आंसर है, सबसे बेस्ट आंसर सर इस वाले स्केल से ये ड्रॉ नहीं किया जा सकता सर। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा है, टीचर ने कहा है तो हमें करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे सर 5.6 यहां तक का है, यहां तक का है, इसको थोड़ा सा बड़ा और कर दो यार, थोड़ा सा खींच दो इधर, थोड़ा सा बड़ा वो और कर देंगे इसको। देखो 0 से शुरुआत हुई है, 0 से शुरुआत हुई है, 5.6 यहां कहीं पर था, यहां पर था 5.6, उन्होंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और बोल दिया कि हां सर यही है सर 5.63 यही है सर। यानी कि 5.63 का मतलब तुमने क्या बताया, तुमने कहा सर 5.6 ये रहा, इसके और इसके बीच में सर यहां कहीं पर है सर। तो ये जो मेजरमेंट तुमने कर दिया ये अंदाजे वाला मेजरमेंट है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट। इसीलिए मैंने तुमसे क्या कहा था, इसीलिए मैंने क्या कहा था कि जब कोई बच्चा 5.6 सेंटीमीटर लिखता है तो एरर जो हो सकता है वो आखिरी डिजिट में हो सकता है, यहां पर हो सकता है, इसमें गलती हो सकती है। क्यों सर? हो सकता है कि उस बच्चे ने ना ध्यान दिया हो, तो यार 5.5 को गलती से उसने 5.6 लिख दिया हो, गलती हो सकती है। या यह भी हो सकता है कि उसने 5.7 सेंटीमीटर को गलती से 5.6 लिख दिया हो, यानी कि जो एरर हो सकता था वो आखिरी डिजिट में हो सकता था कि उसने थोड़ा एक ज्यादा या एक कम नाप दिया होगा भाई गलती से, या तो एक ज्यादा नाप दिया होगा 5.7 कर दिया होगा, या तो एक कम कर दिया होगा 5.5 कर दिया होगा। लेकिन जब किसी बच्चे ने 5.63 लिखा है तो इसका मतलब बेटा अब एरर यानी गलती किसमें हो सकती है, डाउटफुल डिजिट अब कौन हो गया, अब ये आखिरी वाला डिजिट तुम्हारा डाउटफुल डिजिट हो गया, क्योंकि ये बच्चा 5.62 सेंटीमीटर को भी 5.63 समझ सकता है, या 5.64 सेंटीमीटर को भी ये 5.63 समझ सकता है, यानी कि एक कम भी नाप सकता है, एक ज्यादा भी नाप सकता है। बट ये वाला मेजरमेंट देखते ही एक बात 100% क्लियर है कि उसने जो भी नापा होगा वो 5.6 से तो बड़ा नापा होगा। बोलो यार, यानी कि इस बार ये जो 6 वाला डिजिट जो यहां पे डाउटफुल था वो इसको लिखते ही अब वो 6 डाउटफुल नहीं है। इस बार डाउटफुल डिजिट कौन सा है, 3 वाला,
क्योंकि डाउट अब इसमें आ गया है, क्योंकि इस मेजरमेंट को देखकर साफ बताया जा सकता है कि सर वो 5.6 से बड़ा होगा, 5.7 से सर छोटा होगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब, अगर मैं इस स्केल के लीस्ट काउंट की बात तुमसे करूं तो तुम कहोगे सर इस स्केल से जो मिनिमम नापा जा सकता है वो है 1 mm। इस स्केल से सर मिनिमम 1 mm नापा जा सकता है। तो इस वाले स्केल का अगर लीस्ट काउंट कोई आपसे कहे तो वो 1 mm के बराबर है। 1 mm को 0.1 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो ये इसका क्या हो गया बेटा, लीस्ट काउंट। यानी कि अगर 5.6 सेंटीमीटर नापना हो तो हम नाप देंगे, 5.7, 5.8, 6.2, 6.9, ऐसा कोई भी मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं। बट अगर तुम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक गए तो अब ये वाला जो मेजरमेंट है वो इस वाले स्केल से करना पॉसिबल नहीं है। और अगर किया गया है तो वो उसमें फिर अंदाजा मारा गया है, अप्रोक्सीमेशन किया गया है और इस तरह से जुगाड़ लगाया गया है जिसको बोलते हैं। क्योंकि भारत में भाई जुगाड़ बहुत ज्यादा फेमस है, आप लोग समझ ही रहे हैं, है ना। हमारे यहां पर हर चीज का जुगाड़ चलता है, हर चीज का जुगाड़ चलता हमारे यहां पर। तो ये जो मेजरमेंट किया गया ये जुगाड़ वाला मेजरमेंट है कि सर 5.6 और 5.7 के बीच में सर यहां लगा दो, तो ये जुगाड़ है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटा? आकांक्षा ने पूछा था टीवी क्या है, तो टीवी बेटा वो नहीं है जिसमें आप टीवी देखते हो। ये जो टीवी है वो ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू को बेटा टीवी बोला गया है यहां पे। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, जो नापना था वही वाली वैल्यू को ट्रू वैल्यू बोलते हैं। राइट है बेटा? अर्पिता पूछ रही है व्हेन क्लास विल एंड। तो बेटा आए ही क्यों हो जब इतना जल्दी है तुम्हें, तो है 5 बजे से तो शुरू हुआ है। अभी तो बॉडी थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो जो वार्म अप होता है ना, अभी तो वार्म अप हुआ है खाली, है। अभी से पूछ रहे हो कब खत्म होगा। है ना जी? सर जी डाउट देख लो। जो वैल्यू प्रिसाइज है जैसे 5.600, क्या वो एक्यूरेट भी है? नहीं नहीं नहीं। मैंने प्रिसीजन में जो एग्जाम्पल दिया था जरा ध्यान से सोचो, वो 3 के तीनों एग्जाम्पल्स मोस्ट एक्यूरेट थे। तीनों में एरर की वैल्यू 0 थी। यानी जब बात प्रिसीजन की होती है तो एक्यूरेसी तो देखते ही देखते हैं, एक्यूरेसी के आगे भी देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक नापा गया है। बात समझ में आया? अब ये थोड़ी ना कि सर आंसर आना चाहिए था 7.2 सेंटीमीटर, हमने आंसर निकाला सर 3.70000। तो क्या अब ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो गया सर? नहीं, गलत है भाई, ये तो ब्लंडर है, ये तो पाप है, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। जब नापना था कुछ और, तुम कुछ और ही नाप दिए हो, तो वो प्रिसाइज नहीं हो सकता। पहले एक्यूरेसी चेक करो, एक्यूरेसी के बाद ये देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक नापा गया है, तब वो प्रिसाइज्ड रिजल्ट कहलाएगा। ठीक है जी? अभी तो ट्रेलर था। यस सर, अगर 5.60 आ जाए तो 0 को एरर कंसीडर हो सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, अगर 5.60 लिखा है इसका मतलब डाउटफुल डिजिट कौन सी है? 0 इज द डाउटफुल डिजिट, क्योंकि वो 5.61 को भी गलती से 5.60 लिख सकता है ना। सर क्लास कितने बजे तक रहेगी? इतनी जल्दी तुम्हें किस बात की है, पहले ये बताओ हमें। है सर क्लास कितने बजे तक रहागी, इतनी जल्दी काहे की बताओ? 5 बजे तो शुरू हुआ है, मिनिमम मान के चलो 6:30 बजे तक तो मिनिमम। थोड़ा मोड़ा मास्टर जी एक्स्ट्रा कर दें, एक्स्ट्रा मेहनत कर दें, मान लो तुम्हारे ऊपर, तो 5 कितना हो गया, 6:45 तक तो मतलब जा ही सकता है क्लास। है इसमें क्या पूछना बार बार। सर वी कैन यूज वर्नियर कैलिपर, ये बात अथर्व भाई साहब ने बिल्कुल सही बताई है, मेरे मन की बात इन्होंने छीन लिया है, तो इसकी बात मैं करूंगा जस्ट अभी। सर अभी आप क्या खा रहे हो? अरे सर आप तो अभी पान खा रहे हैं। पान नहीं खा रहे हैं, मैं दवाई खा रहे हैं। हाँ, my class is delayed since 1 May by 10 seconds. I answers in the poll within 1 second, but my poll is delayed, so I am not able to see my name in the leaderboard. But rather than this,
I am not able to concentrate on the video and my studies are disturbed because it is stopping again and again. Should I have to talk to tech team? तो बेटा अनुष्का, इंग्लिश आपकी बड़ी प्यारी है और आप जो है बात बिल्कुल कर सकते हैं टेक टीम से, आराम से खूब बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर केयर को खूब फोन करो, बिल्कुल फोन लगाओ, उनको पूरी की पूरी बात जो है हाँ बताओ कि ऐसा काहे हो रहा है रे बाबा। चलो तो भैया अगर हमें मेजरमेंट 5.6 सेंटीमीटर करना था तो नॉर्मल स्केल से करेंगे, लेकिन अगर मेजरमेंट करना था 5.67 सेंटीमीटर तो अब ये वाला मेजरमेंट या 5.63 सेंटीमीटर यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक नापना है, तो उसके लिए बेटा तुम्हें वर्नियर कैलिपर यूज करना पड़ेगा, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था। उसमें क्या करते हैं, वो जिसको भी मेजरमेंट करना है, मान लो किसी बॉल का डायमीटर नापना था तो उसको हम यहां पे लगा देंगे, है ना, इस तरीके से बीच में लगाएंगे और इसके डायमीटर को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अब इसके थ्रू मेजर कैसे किया जाता है वो क्लास 9th में पहले सिखा चुके हैं आपको, तो उसमें नहीं घुसना है, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि जो वर्नियर कैलिपर है इसका लीस्ट काउंट कितना होगा सर। तो बेटा इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 mm। इसके थ्रू मिनिमम मेजरमेंट 0.1 mm कर सकते हैं, जिसको 0.01 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट कितना था 1 mm, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है 0.1 mm। 0.1 mm यानी ये वाला मेजरमेंट अगर करना है तो ये वाला मेजरमेंट बढ़िया तरीके से आप किससे कर पाएंगे, वर्नियर कैलिपर से आप कर पाएंगे, वर्नियर कैलिपर से कर पाएंगे। सर आईएससी का परिश्रम आएगा क्या? बेटा आईएससी का परिश्रम अगले साल आएगा, अगले साल आएगा, जब तुम लोग अगले साल परिश्रम में पहुंचोगे तो बिल्कुल आएगा। सर याद नहीं है कुछ कैसे करते हैं शब्बीर साहब, है कोई बात नहीं, 11th के सिलेबस में भी नहीं है, तुम टेंशन ना लो, राइट, 9th में पढ़ा दिया, बस वही है। प्रकृति कह रही है सर एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ नहीं आ रहा। प्रकृति बेटा अगर तुमने एरर किया है तो एक्यूरेसी गड़बड़ हो रही है, यानी एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरर। जितना ज्यादा एरर है एक्यूरेसी उतनी ही कम है, पहला पॉइंट। दूसरी बात है कि सर प्रिसीजन क्या चीज है? प्रिसीजन का लेना देना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से होता है, ठीक है, लीस्ट काउंट से होता है। मान लो जो मेजरमेंट हमें करना था उसकी ट्रू वैल्यू थी, उसकी ट्रू वैल्यू थी 5.65 सेंटीमीटर। अब किसी बच्चे ने मेजर किया है 5.650 सेंटीमीटर, है ना, और किसी बच्चे ने मेजरमेंट किया है 5.6500 सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर कंपैरिजन करना है कि सर ज्यादा प्रिसाइज कौन है, तो सबसे पहली बात, प्रिसाइज होने के लिए एक्यूरेट तो होना ही पड़ेगा। एक्यूरेसी यहां भी सही है, यहां भी सही है, दोनों ही एक्यूरेट आंसर है, बट ज्यादा प्रिसाइज कौन सा है, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक मेजरमेंट इसमें किया गया है और इसमें केवल 3 डिजिट तक किया गया है। बात समझ में आई बेटा? तो अगर प्रिसीजन की बात करनी है तो एक्यूरेसी तो होनी ही चाहिए, उसके साथ ही साथ डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आपने मेजरमेंट किया है इस चीज को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। अब बात समझ में आई आपको? अब बात समझ में आई आपको? ठीक है जी, हां चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सब आ जाएगा, परेशान मत हो। प्रकृति को बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं जी। अब अगला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आया स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, सर ये जो स्क्रू गेज होता है इसका लीस्ट काउंट कितना है? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm के बराबर। नॉर्मल स्केल का 1 mm, वर्नियर कैलिपर 0.1 mm, स्क्रू गेज का 0.01 mm यानी कि 0.001 सेंटीमीटर के बराबर। ये इसका लीस्ट काउंट है। यानी कि अगर कभी भी मेजरमेंट करने को आए 5.673 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो मेजरमेंट है इसको हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट से कर पाएंगे बेटा? स्क्रू गेज से ही ये वाला मेजरमेंट संभव है, ठीक है। यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक अगर बात करनी है तो वो मेजरमेंट हम स्क्रू गेज से ही कर पाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोग ध्यान से सुनो। मैंने एक मेजरमेंट किया है नॉर्मल स्केल से,
ठीक है, सेम बंदे ने दूसरा मेजरमेंट किया है वर्नियर कैलिपर से, सेम बंदे ने फिर तीसरी बार मेजरमेंट किया, लेकिन इस बार उसने स्क्रू गेज को यूज किया है। अब आप मेरे को बताओ सबसे ज्यादा प्रिसीजन किस केस में आएगा? एक इंसान ने एक बार नॉर्मल स्केल से नापा, उसी इंसान ने दूसरी बार वर्नियर कैलिपर से नापा, उसी इंसान ने तीसरी बार स्क्रू गेज से नापा। अब आप बताओ प्रिसीजन सबसे ज्यादा किस में आएगा? सबसे ज्यादा किस में आएगा? यस, तो करेक्ट आंसर यही है कि सर स्क्रू गेज के केस में सर प्रिसीजन सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। तो प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जबकि एक्यूरेसी वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर। जितना ज्यादा एरर होगा एक्यूरेसी उतनी कम होगी। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ो। एक बच्चे ने कहा सर प्लीज डिफाइन प्रिसीजन। तुम कुछ भी बोलो, उसके पहले सब कुछ यहां पर है, सब है पहले से। अब पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। प्रिसीजन क्या चीज होती है सर? इट refers to the resolution or limit to which the quantity is measured। किस लिमिट तक आपने क्वांटिटी को मेजर किया है ये उस पर डिपेंड करता है। प्रिसीजन इज डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी कि स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। जितना कम लीस्ट काउंट होगा प्रिसीजन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। साफ साफ बात है ना। प्रिसीजन का लेना देना किससे होता है? इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से होता है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा बेटा प्रिसीजन उतना ही ज्यादा होगा, यानी डेसिमल के बाद जितने ज्यादा डिजिट तक आपने मेजरमेंट किया होगा प्रिसीजन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है जी? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की बात करते हैं। ये सब तो कुछ थ्योरी वाली बात हुई। अब बात आती है सर एरर एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज एरर? तो बेटा एरर का सिंपल सा मतलब होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसी को एरर कहा जाता है। एरर को डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। मान लो जो क्वांटिटी हमें नापनी थी वो एक्स थी, जो क्वांटिटी हमें मेजर करना था दैट वाज एक्स, है ना। एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स जो है वो लेंथ हो सकती है, एक्स मास हो सकता है, टाइम हो सकता है ना। आपकी एक्स हो सकती, मतलब बात समझ रहे हो ना, एक्स कुछ भी हो सकता है ना। तुम्हारी एक्स की बात नहीं हो रही है, कोई सा भी एक्स यहां पर पॉसिबल है। एक्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी बेटा, है ना। एक्स इज फिजिकल क्वांटिटी, तो यहां पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम ले सकते हैं। और एरर का मतलब हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब एरर इन एक्स, चेंज इन एक्स, एरर इन एक्स, राइट, दैट इज डेल्टा एक्स। और इसका आंसर क्या है हमारा? इसका वैल्यू क्या होता है हमारा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अभी पीछे मैंने निकाल के भी आपको दिखाया था, एरर में ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू किया जाता है, सिंपल बात। अब इसके बाद सर टाइप्स ऑफ एरर की फटाफट से बात कर लेते हैं। हालांकि इतना सब सिलेबस में आपके है ही नहीं, है ना, तो इतना ज्यादा इसमें जाने का वैसे कोई मतलब है नहीं, तो इस चीज को मैं हटा ही देता हूं, है ना। टाइप्स ऑफ एरर उतना खास इंपॉर्टेंट आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे एब्सोल्यूट एरर में। सर एब्सोल्यूट एरर क्या होता है ना। एब्सोल्यूट एरर का सिंपल सा मतलब है वही जिसको आप एरर समझ रहे थे, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसी को एब्सोल्यूट एरर या फिर एरर के नाम से जानते हैं। चाहे एरर बोलो चाहे एब्सोल्यूट एरर बोलो, एक ही बात है ना। लेंथ में एरर है तो उसको मैं डेल्टा एल लिखूंगा, मास में एरर है तो डेल्टा एम लिखूंगा, रेजिस्टेंस में एरर है तो डेल्टा आर लिखूंगा, है ना। इस तरीके से डेल्टा लगा दिया जाता है एब्सोल्यूट एरर में। फिर आया सर मीन या फाइनल एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मीन का मतलब बेटा एवरेज। मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट को 5 बार किया, कोई एक एक्सपेरिमेंट 5 बार किया, तो पांचों बार ऑब्वियस है जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। तो 5 बार जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो पांचों बार एरर भी अलग अलग आएगा, है ना। तो डेल्टा एक्स बार का सिंपल सा मतलब होता है उसके एरर का एवरेज। तो पहली बार जब तुमने किया तो एरर आया डेल्टा x1, अब उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। दूसरी बार किया तो अगेन डेल्टा x2, तीसरी बार किया तो फिर से कुछ एरर आया रहा होगा डेल्टा x3, चौथी बार करेंगे तो फिर से कुछ एरर आया होगा डेल्टा x4, पांचवी बार करेंगे तो फिर से कुछ ना कुछ एरर आएगा। एक्सपेरिमेंट को अगर मैंने 5 बार किया है तो पांचों बार एरर अलग अलग आएगा कुछ ना कुछ। तो सारे एरर को मैं जोड़ दूंगा और डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा, दिस विल बिकम एवरेज
एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। 5 बार किया तो 5 से डिवाइड करेंगे, 10 बार किया तो 10 को ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे, n टाइम्स किया तो n टाइम्स जोड़ेंगे, n से डिवाइड करेंगे। तो ये इसका बेटा क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन कराएंगे और क्लियर होगा। रिलेटिव एरर क्या है सर? रिलेटिव एरर का मतलब होता है जो आपने एरर निकाला है ना, जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है, अगर उसमें ट्रू वैल्यू का डिवीजन कर दिया जाए, एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू कर दिया जाए, तो इसी को रिलेटिव एरर के नाम से जानते हैं। रिलेटिव एरर का मतलब होता है एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है, पढ़ो, रेशियो ऑफ द एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा एक्स बटे एक्स। सर परसेंटेज एरर, वही रिलेटिव एरर को जब 100 में से निकाला जाता है तो परसेंटेज एरर बनता है। तो परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा एक्स बटे एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100%। परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी। मैं एक बार फिर से आपको सारे फॉर्मूले यहां पर बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनो। सबसे पहला यहां पर एरर का फॉर्मूला आपको सिखाया गया। एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। मेजर्ड वैल्यू जो हमने नाप के निकाला है वो मेजर्ड वैल्यू है। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। सर एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितना होता है? तो एवरेज का मतलब बेटे जितनी बार भी तुमने एरर किया है सारे एरर की वैल्यूज को आप निकाल लें। ठीक है, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो सभी में कुछ ना कुछ एरर हुआ होगा, तो सारे एरर की आप वैल्यू निकाल लें और उसका एवरेज निकाल के रख दें। क्लियर? पॉजिटिव वैल्यूज ही ली जाती है एरर की और उसको ऐड करके जितनी बार किया उससे डिवाइड कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा एवरेज एब्सोल्यूट एरर या फाइनल एब्सोल्यूट एरर। फिर बात आई सर रिलेटिव एरर क्या है? रिलेटिव एरर का मतलब होता है जो आपने एवरेज एरर किया है डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, दैट इज नोन एज रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है सर? रिलेटिव एरर को ही जब 100 में से निकाला जाता है तो उसको हम परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स बटे एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो तो ये हमारा निकल आता है। इसको आप एवरेज वैल्यू भी ऊपर रख सकते हो, राइट? दैट इज नोन एज परसेंटेज एरर। अब एक पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन कर दो पहले, ठीक है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट यानी गलत लग रहा है उसको चूज करना है। एवरी मेजरमेंट मेड बाई एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज सम एरर। कह रहे हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मेजरमेंट करोगे तो गलत ही होगा। Every calculated physical quantity that is based on the measured value has some error। कह रहे हैं कि हर calculated quantity में कुछ ना कुछ एरर होता ही है। A measurement can have more accuracy but less precision and vice versa। कह रहे हैं कि मेजरमेंट जो है उसके पास एक्यूरेसी ज्यादा हो सकती है बट हो सकता है कि लेस प्रिसीजन हो, या फिर वाइस वर्सा यानी कि यह भी हो सकता है कि प्रिसीजन ज्यादा हो बट एक्यूरेसी कम हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना, ये बात ध्यान रखना। द परसेंटेज एरर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर। कह रहा परसेंटेज एरर अलग चीज है, रिलेटिव एरर अलग चीज है। अब आप लोग मेरे को बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत लग रहा है? इनकरेक्ट इनमें से कौन सा लग रहा है बताओ? एक चीज समझ लेना, जैसे मैंने बोला कि यार 1/4 और किसी दूसरे बच्चे ने बोल दिया 25%, तो ये दोनों सेम चीजें हैं या अलग अलग हैं? फोर्थ ऑप्शन इस बेसिस पर पढ़ना, फोर्थ ऑप्शन इस बेसिस पर पढ़ना। एक बच्चे ने कहा सर मैंने 1/4 केक खा लिया, एक केक था उसका 1/4 पार्ट सर मैंने खा लिया। दूसरे ने कहा नहीं नहीं हमने 25% केक खाया है। अब आप बताओ
करेक्ट इज फोर्थ वन, यही गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फोर्थ कि परसेंटेज एरर इज डिफरेंट फ्रॉम रिलेटिव एरर, गलत। रिलेटिव एरर का मतलब 1 में से निकाल लें, परसेंटेज का मतलब 100 में से निकाल लें, बात एक ही है, बात एक ही है। सर मेरे कितने मार्क्स आए? मेरे सर 3/4 मार्क्स आए हैं। चाहे 3/4 बोलो या 75% बोलो, एक ही बात है। कितने मार्क्स आए? सर 3/4 यानी 75%। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, डी वाला जो ऑप्शन है यहां पर वो गलत है, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम हैं। तो रिलेटिव एरर 1/4 है, बट परसेंटेज एरर 25% है, और दोनों सेम चीजें ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। रिलेटिव एरर 1 में से निकाला जाता है, परसेंटेज एरर 100 में से निकाला जाता है। तो गलत स्टेटमेंट यहां पर कौन सा है हमारा? आखिरी वाला। 19% लोग इस बात को समझ गए, सक्षम जो है इस पॉइंट को पहले समझ गए थे। तो डी वाला गलत है, दैट इज रॉन्ग। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सर सी वाला क्यों नहीं? समर्थी है, यही नाम है। इन्होंने कहा सर मेजरमेंट कैन हैव मोर एक्यूरेसी बट लेस प्रिसीजन। हो सकता है यार, एक्यूरेसी ज्यादा हो बट प्रिसीजन कम हो। मेजरमेंट करना था 5.6 सेंटीमीटर, बच्चे ने मेजर कर दिया है 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है? या फिर हाँ ठीक है, और दूसरे ने मेजर किया है 5.300 सेंटीमीटर। अब यहां पर आप देखो, अगर प्रिसीजन की बात करें तो इसका प्रिसीजन ज्यादा है, इट इज मोर प्रिसाइज्ड, प्रिसीजन ज्यादा है, बट एक्यूरेट कौन ज्यादा है? ये वाला। इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है बट इसका प्रिसीजन ज्यादा है। तो यहां पर क्या है? एक्यूरेसी ज्यादा है, प्रिसीजन कम है। इसमें क्या है सर? प्रिसीजन ज्यादा है बट एक्यूरेसी कम है। तो ये दोनों ही चीजें बेटा पॉसिबल होती हैं, बोथ थिंग्स आर पॉसिबल। पहले वाले में कह रहा है कि सर मेजरमेंट है तो गलती हो सकती है, सही बात है। मैंने भी क्या बोला? साइंस भी ये मानता है गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। इंसान कोई भी चीज नापेगा, गलती करेगा, साफ बात। राइट है क्या? क्लियर है? सो बेटा डी वाला ऑप्शन हमारा जो है वो गलत था। अब यहां पर एक है जीरो एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूसेस। हालांकि टाइप्स ऑफ एरर की हम लोग ने बात ही नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका आंसर बता दे रहा हूं। जीरो एरर जा रहे तो खैर अब सिलेबस में नहीं है, इतना ज्यादा जीरो एरर के डेप्थ में आपको घुसना ही नहीं है, छोड़ो उसको, हटाते हैं। अब न्यूमेरिकल पर आते हैं। ये एक हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसके थ्रू आपको एरर वाला जो टॉपिक है ये पूरा आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि इस टॉपिक में अल्टीमेटली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, है ना? हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े कैसे लगाए जाएंगे। तो आ जाओ, एक क्वेश्चन है, इसके 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं। वी हैव 6 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन कह रहा है इन सक्सेसिव मेजरमेंट्स रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड को बार बार मेजर किया गया है। पहली बार टाइम पीरियड आया है 2.63, फिर आया 2.56, फिर आया 2.42, फिर 2.71, 2.80 सेकेंड इन एन एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया? 5 बार किया गया। सर मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि एवरेज वैल्यू हमें बतानी है। एवरेज वैल्यू का मतलब हो गया कि एक्स बार हमें बताना है, एवरेज वैल्यू। सर 5 बार किया गया, पहली बार क्या नापा गया बेटा? पहली बार 2.63, दूसरी बार 2.56, तीसरी बार 2.42, चौथी बार 2.71, पांचवी बार 2.80, डिवाइडेड बाई 5 बार नापा गया, पांचों को जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी? एवरेज वैल्यू। अब देखना ध्यान से, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 ऐड कर दिया 13.12। 13.12 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाई 5। सो वैल्यू इज 2.624। 2.624 सेकेंड, क्योंकि सभी में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही नापा गया है, तो हम भी इसको जो है राउंड ऑफ कर देंगे। 2.62 सेकेंड हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को हटाना था और 4 जो है 5 से छोटा है, इसलिए मैं उसको सीधे सीधे हटा सकता हूं।
तो ये वैल्यू हमारी सबसे पहला आंसर निकल करके आ गया। सर मीन वैल्यू कितनी होगी, यानी एवरेज वैल्यू कितनी होगी? तो एवरेज वैल्यू ये रही। और बेटा ये जो जब भी हम लोग इस तरीके से एवरेज निकालते हैं तो इसी एवरेज वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट को 5 बार किया तो इन पांचों डेटा का जब आप एवरेज निकालते हो तो वही हमारा क्या बन जाता है? ट्रू वैल्यू बन जाता है। सो दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। इस मेजरमेंट की जो ट्रू वैल्यू है वो यही हो जाती है। जैसे एक्सपेरिमेंट को आपने 10 बार किया, 10 डेटा को जोड़ो, 10 से डिवाइड करो तो ये उसका एवरेज वैल्यू हो गया। इसी एवरेज वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है, राइट? अब हमसे कह रहा है सेकंड पार्ट में कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर हुआ है वो बता दो। तो ये तो था हमारा सबसे पहला पार्ट। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि भैया एरर की वैल्यू हर एक बार बता दो। तो पहली बार देखो कितना एरर हुआ बेटा, डेल्टा x1 कितना हुआ। एरर का फॉर्मूला क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है? 2.62, दिस इज ट्रू वैल्यू, माइनस मेजर्ड वैल्यू 2.63, 2.63 तो वैल्यू कितनी आई? माइनस का 0.01 सेकेंड, निगेटिव आ गया बेटा। अब दूसरी बार सर एरर क्या हुआ हमारा? तो अगेन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू क्या है? 2.56, 2.56 तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.06 सेकेंड। ध्यान से देखना, कहीं गलती हो बताना आप लोग। डेल्टा x3 यानी तीसरी बार सर एरर कितना हुआ? तो अगेन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो 2.62 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 2.42, 2.42 सो दैट इज 0.20 सेकेंड। डेल्टा x4 2.62 माइनस 2.71 माइनस 0.09 सेकेंड। चेक कर लेना बेटा। डेल्टा x5 2.62 माइनस 2.80 माइनस 0.18 सेकेंड। चेक करो, क्या ये आपको पांच के पांचों जो अलग अलग एरर हुए हैं, क्या ये एरर आपको समझ में आ गया बेटा कि सर हमने एरर कैसे निकाला है? फटाफट ट्रिपल एसओपी करो, फटाफट ट्रिपल एसओपी करो कि हाँ सर ये दोनों पार्ट सर एकदम क्लियर है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या है सर? तीसरा पार्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि इनका एवरेज निकालना है, यानी कि डेल्टा एक्स बार। डेल्टा एक्स बार का मतलब क्या है? इन पांच के पांचों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 5। एरर्स का एवरेज, एरर्स का एवरेज है ना। एरर्स का एवरेज जब निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो हर वैल्यू कैसी लेते हैं? पॉजिटिव। मॉड के अंदर हर वैल्यू होती है, तो मैं सीधे सीधे वैल्यू ले रहा हूं, ध्यान से देख लेना। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, पांच के पांचों ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। चलो ऐड करते हैं। 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 तो वैल्यू कितनी आई? 0.54 डिवाइडेड बाई 5। सो 0.108 सेकेंड के बराबर क्या निकल करके आ गया हमारा? इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर, एवरेज वैल्यू ऑफ एरर। पांचों को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। सर डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा ए भी लिख सकते हैं क्या? हाँ बेटा लिख सकते हो, नो डाउट। जैसे अब ये क्या था? टाइम पीरियड का मेजरमेंट चल रहा है, तो तुम डेल्टा टी भी लिख सकते हो हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब यहां पर आया सर रिलेटिव एरर बता दो। तो बेटा रिलेटिव एरर का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव एरर का मतलब हो गया डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। तो डेल्टा एक्स कितना आया? 0.108। ट्रू वैल्यू कितनी है? 2.62। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 2.62 वैल्यू आएगी 0.0412 के बराबर। नाउ दिस इज व्हाट?
दिस इज रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर कैसा होगा? यूनिटलेस। रिलेटिव एरर कैसा होगा बेटा? यूनिटलेस। अनन्या कह रही है डेल्टा एक्स क्या होता है, कोई बता दो। बताओ भैया अनन्या को डेल्टा एक्स क्या होता है, फटाफट बताओ। अंशप्रीत ने कहा सर माइनस बी तो था, ठीक है। अंशप्रीत ने कहा सर माइनस बी तो था। मेरे भाई जब एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, जब एवरेज निकालते हैं बेटा, तो पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर किया जाता है। ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईच एरर इज कंसीडर्ड। अगर आपने पीछे की चीजों को ध्यान से सुना होता तो ध्यान से देखो, हर एरर की पॉजिटिव वैल्यू को ही ले रहे हैं। ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईच एरर इज कंसीडर्ड हियर, ठीक है जी। तो पॉजिटिव वैल्यू को ही हमने इसीलिए बेटा लिया है। एरर तो एरर होता है, गलती गलती है, चाहे पॉजिटिव गलती हो चाहे निगेटिव गलती हो, जब एवरेज निकालेंगे तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। विकसित कह रहे हैं सर 0.11 हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहां राउंड ऑफ भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिव एरर आ गया, फिर आया सर परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब होता है डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100%। 100 से मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो इट विल बिकम 0.4, यानी कि इट विल बिकम 4.12%। 100 से मल्टीप्लाई बेटा इसमें कर दिया, 4.12% इज द परसेंटेज एरर। अब आप लोग फटाफट मेरे को बता दो, क्या ये 5 के पांचों पार्ट आपको बढ़िया समझ में आ गया है? दीपांशी बेटा यहां पर भी तुम राउंड ऑफ कर सकते हो, चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, मन हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे को इसमें। 0.11 सेकेंड आप यहां पर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है मुझे, चलेगा चलेगा, ठीक है ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर फोर्थ वाला एक बार और समझा दीजिए, थर्ड वाला समझा दीजिए। बेटा जब मैंने एक्सपेरिमेंट पहली बार किया तो एरर निगेटिव आया, दूसरी बार किया पॉजिटिव आया, तीसरे में पॉजिटिव आया, चौथे में निगेटिव आया, पांचवें में भी निगेटिव आया। एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, एरर तो एरर है ना बेटा, गलती तो गलती है ना, गलती तो की ना हमने। तो जब भी हम एवरेज एरर निकालेंगे तो हम इन सभी की पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेकर ऐड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज को ही ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तब जाकर हमें एवरेज एरर निकल करके आएगा। अब आप खुद समझो, अगर मैं यहां पर केवल पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेता हूं तो मैं गलती क्या करता हूं समझो। कोई चीज नापनी थी, एक बार हमने 0.1 सेंटीमीटर ज्यादा नाप दिया, एक बार हमने 0.1 सेंटीमीटर कम नाप दिया। अगर तुम पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइन लेकर के चलोगे यहां पर, तो एक बार हमने प्लस 0.1 सेकेंड किया, एक बार माइनस कर दिया, दोनों कट के तब तो 0 हो जाएगा। सर एवरेज एरर कितना है? 0। कोई गलती नहीं की हमने भाई, हमने 2 बार मेजरमेंट किया, एक बार ज्यादा नापा एक बार कम नापा, गलत तो दोनों बार नापा ना बेटा, गलती तो दोनों बार की है ना हमने। तो जब एरर कंसीडर करते हैं तो हमेशा वैल्यू कैसी ली जाती है? पॉजिटिव ही ली जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि निगेटिव वाला एरर पॉजिटिव वाले एरर को कट कर दे, नॉट पॉसिबल। गलती तो गलती है ना भाई, है ना, गलती तो की है आपने। क्लियर है जी? राइट है? चलो सर, ठीक है सर, बात समझ में आई। फिर आया सर एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। रिजल्ट को प्रॉपर फॉर्म में लाइए। प्रॉपर फॉर्म का मतलब बेटा क्या है, ध्यान से समझ लेना। प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म का मतलब है ट्रू वैल्यू कितनी थी? 2.62 प्लस माइनस गलती कितनी हो सकती है? 0.04, 0.04, है ना। अगर मैं केवल 2 डिजिट तक लिख दूं, इसको बोलते हैं प्रॉपर फॉर्म। यूनिट और लगा दो, सेकंड। यानी कि जब हमने टाइम को 5 बार बेटा मेजरमेंट किया तो हमारे 5 अलग अलग डेटा आया, लेकिन हमने फाइनल आंसर क्या निकाला कि सर हमारा जो एवरेज टाइम आया है सर वो 2.62 सेकंड आया है, जिसमें प्लस माइनस यानी कि इतना ही एरर ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। सर कितना? 0.04, यानी कि सर प्लस 0.04 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सर बात समझ में आई? इस वाले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले फॉर्म को बेटा हम लोग प्रॉपर फॉर्म के नाम से जानते हैं।
क्लियर है? इसी को हम लोग यहां पे चाहो इसको भी तुम राउंड ऑफ कर लो, 0.04 लिख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0.04 रखोगे तो यह आंसर केवल 4% आ जाएगा, तो 4% भी यहां पे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है जी, देख लो बेटा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फटाफट समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर रिलेटिव एरर होगा एब्सोल्यूट कैसे? भाई तुम्हारे क्वेश्चन में ही गड़बड़ी है। सर चैप्टर 4 मोशन तक पढ़ लिया हूं, आगे पढ़ लूं या क्वेश्चन लगाऊं? बेटा तुम क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा आगे आगे ना भागो। सर आपने रिलेटिव एरर नहीं लिखा बे। सर इस तरह के न्यूमेरिकल होमवर्क में दीजिए। अरे बिल्कुल देंगे पांडे जी, टेंशन ना लो तुम। सर अगर डायमेंशन फार्मूला में स्क्वायर रूट लगा है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ कर देंगे बेटा, चलो क्या बात है सर। हाँ जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हम लोग अगले साल यानी कि पढ़ेंगे अगली क्लास में। इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं। सर जी होमवर्क क्या है? होमवर्क है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सर कहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें? आपके पास नूतन की किताब होगी, आपकी पुरातन की किताब होगी, भैया की किताब होगी, बहन जी की किताब होगी, तो या तुम्हारी अपनी खुद की होगी या गर्लफ्रेंड की होगी या एक्स की होगी, किसी की भी हो। किताब से मतलब है हमें कोई भी पब्लिकेशन की किताब उठा लाना, उसके जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स आपको लगाने हैं। दूसरा काम सर डीपीपी, जो भी डीपीपी आज आपको लेक्चर में मिलेगी उसमें भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हैं। यू विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस टुडे इटसेल्फ, राइट? और कॉपी पर प्रॉपरली नोट्स बनाना बेटा, कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाना, अपनी कॉपी में प्रॉपर नोट्स मेकिंग करिएगा। जो मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, ये टॉप लेवल कंटेंट है। इस टॉप लेवल कंटेंट को अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिखो, ताकि कभी भी भविष्य में आपको रिवाइज करना हो तो आप बहुत आराम से रिवाइज कर पाए। एंड बिलीव मी, आपको मतलब आप मेरे को याद करोगे जब आप कभी कंपटीशन की तैयारी करेंगे या जब आप जेई का पेपर लिख रहे होंगे। अभी देखो एनसीईआरटी वाला चैनल पर एक बच्चे का इंटरव्यू डाला गया है, उसने मेरे से सिर्फ परिश्रम बैच में बच्चे ने पढ़ा था, केवल परिश्रम बैच में पढ़ा था, एंड दैट इज फॉर क्लास 12th बोर्ड्स बैच। केवल उसने 12th पढ़ा था, 11th नहीं पढ़ा था उस बच्चे ने हमसे, केवल 12th पढ़ा था। बोर्ड्स में 98% मार्क्स हैं उसके, और जेई मेंस में 93.7 परसेंटाइल के आसपास उसके जेई में परसेंटाइल आए हैं, केवल 12th पढ़ के। तुम लोग तो 9th से पढ़ रहे हो, 9th तुमने पढ़ा, 10th तुमने पढ़ा, अब तुम 11th पढ़ रहे हो, अगले साल तुम मेरे से 12th पढ़ोगे। 4 साल पढ़ने के बाद तुम्हारे परसेंटाइल क्या होंगे? दूसरी बात, वो बच्चा सीबीएसई बोर्ड का था, तुम आईसीएसई यानी आईएससी बोर्ड के हो। जितना उसने पढ़ा है उसका 4 गुना तुमको पढ़ाया है 9th में, 10th में, उसका 3 से 4 गुना तुमने पढ़ा है। तुम्हारा मेंटल लेवल और उसके मेंटल लेवल में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक? दूसरी बात, उसने 11th हमसे नहीं पढ़ा था, आप 11th भी पढ़ रहे हो। मतलब मैं तुम्हें यह इंडिकेशन दे रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर यही सेम टाइम पर जब बच्चे जेई का रिजल्ट बता रहे होंगे तो तुम्हारे उदय आईएससी बैच के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सेलेक्टेड होंगे कि सर मैं जेई मेंस फोड़ के आया हूं, सर मैं नीट का एग्जाम फोड़ के आया हूं। अगले साल सेम इसी टाइम पर देख लेना, जब आप लोग क्लास 12th का ये सेम फेज होगा ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, यस नेक्स्ट ईयर तो आप लोग 12th में पहुंचेंगे। उसके अगले साल जब आपका 12th वाला होगा ना, जब अपियरिंग, जब आप एग्जाम देने बैठ रहे होंगे, उस समय आपको ये बात याद आएगी कि यार शैलेंद्र सर ने क्या पढ़ाया था 11th में, 12th में। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, आप सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करिए, जितना मेहनत आप कर सकते हैं, जितनी रिवीजन आप कर सकते हैं, सभी लोग खूब मेहनत करते रहिए, है ना। और जाते जाते एक शायरी सुना देते हैं, कुछ लोग जो बाबू सोना के चक्कर में पड़े होंगे निब्बा निब्बियों के लिए एक शायरी सुना देते हैं। सारा स्कूल उसके पीछे वो तेरे साथ, सारा स्कूल उसके पीछे वो तेरे साथ, फोन पे प्यारी प्यारी बातें करती सारी रात। सारा स्कूल उसके पीछे पर वो तुम्हारे साथ, फोन पे प्यारी प्यारी बातें करती सारी रात।
तुझे भी लगता होगा, तुझे लगता होगा तुझ में कुछ खास है, तुझे लगता होगा तुझ में कुछ खास है, पर तुझे क्या पता तू भी तो एक टाइम पास है। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, खुद को टाइम पास ना बनने दे, सभी लोग मेहनत करते रहे, एंड इट इज फॉर ऑल बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, है ना। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जितना ज्यादा इस समय तुम पढ़ सकते हो क्लास 12th तक बेटा उतना पढ़ना, उसके बाद हर चीज का मौका मिलेगा। आप लाइफ में आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप अच्छा करियर होगा, अच्छा पैसा होगा, तो सब होगा भाई, ठीक है जी। सो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे भाई अगली क्लास में। जाते जाते लीडर बोर्ड देख लो भैया, लीडर बोर्ड में सबसे आगे हैं दिव्या जी, अनुश्री, देवांश, विश्वजीत, शुभी, अधिका, लक्ष्य, कुशाग्र, दर्शिता और कशन अली। चलिए, तो ये लोग हैं भैया जो क्लास में सबसे आगे हैं, और रेटिंग करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। लव यू ऑल, और आपका दबदबा जो है आपकी लाइफ में बना रहे, इसीलिए दबदबा सुन के जाओ। Thank you.